नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी RGPG कॉलेज मेरठ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम फेडरलिज्म के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, किसको फेडरलिज्म हम बोलते हैं, संघवाद किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? संघवाद है क्या? तो सामान्य शब्दों में हम देखने का प्रयास करते हैं कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं हम। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है शासन की जिसकी जो शक्तियाँ होती है वो डिवाइडेड होती है। किसके बीच? एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और जो कंट्रीज़ की बहुत सारी यूनिट्स होती है हमारी, उनके बीच शासन शक्तियों का विभाजन होता है। संघवाद क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है शासन की जिसमें शक्तियों का विभाजन सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय स्तर पर और जो देश की अलग यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, उनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जिसमें शासन शक्तियों का विभाजन सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के बीच में होता है। ऐसी शासन व्यवस्था क्या है? संघवाद कहलाती है। इसके की फीचर्स जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट। संघवाद जो शासन व्यवस्था होती है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट फीचर, देयर आर 2 or more levels of गवर्नमेंट्स। फेडरलिज्म में क्या होता है? 2 और 2 से अधिक स्तर होते हैं सरकार के। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल लेवल पे जो कार्य करती है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये कितने टायर्स हुए? 2 टायर्स पर काम कर रही है ना। लेवल्स हमारे कौन से हैं? एक केंद्रीय सरकार का और एक राज्य सरकार का। सो देयर आर 2 और मोर लेवल्स। इसके और भी लेवल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पंचायत का ले सकते हैं। हालांकि मूल रूप से हमारे संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी व्यवस्था की गई। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि फेडरलिज्म का बहुत ही मेजर पॉइंट्स या मेजर की फीचर है ये कि इसमें 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। सेकंड देखते हैं, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। जितने भी टायर्स होते हैं इसमें गवर्नमेंट के, शासन के जितने भी टायर्स होते हैं वो सभी सेम सिटीजन्स को रूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिटीजनशिप अलग टाइप की पाई जाती है ना। तो जो भी है सेम सिटीजन्स के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। थर्ड हम देख सकते हैं, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जितने भी टायर्स होते हैं फेडरलिज्म में, आपके जो सेंटर होता है, स्टेट होता है, या जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्षेत्राधिकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति नहीं है। सेंटर अथॉरिटी के डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कौन से उनके क्षेत्राधिकार होंगे। राज्य सरकारों के, राज्य शासन के लिए भी वो बताए गए हैं, और यदि स्थानीय गवर्नमेंट है तो उसके विषय में भी स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन पॉसिबली बी चेंज्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी हमारे मूल रूप से उपबंध किए गए हैं, प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज तो हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कब? जब दोनों लेवल की सरकारें कंसेंट करें। दोनों लेवल कौन से? आपका सेंट्रल लेवल
आपका स्टेट लेवल, दोनों ही शासन व्यवस्थाओं को या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति उस पर होगी, तभी हमारे जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है उनमें हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए परिवर्तन समय की मांग होती है, समय समय पर कुछ चीज़ें हमें ऐसे होता है कि ऐड करना है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसकी एक विशेषता है कि कोई भी एक सरकार उसमें चेंज नहीं कर सकती है, दोनों का कंसेंट हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स को क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? हमारी जुडिशियरी के पास है। और यदि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को किसी भी शक्ति के विषय में या कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है जो डिफाइन नहीं हो पा रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन इंटरप्रेट करेगा उसको? हमारा कोर्ट्स करती है। जुडिशरी के पास ये हमारे शक्ति होती है। नेक्स्ट है, फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। बिल्कुल, क्योंकि फेडरलिज्म में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास क्या है? सब ऑटोनॉमी, रेवेन्यू और जो भी फाइनेंशियल पावर्स है उसके बारे में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है, क्लियरली स्पेसिफाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कौन से टैक्सेस किसके उसमें किसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, ये क्लियरली दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। हमारा जो फेडरलिज्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो पूरा देश है उसको यूनाइट करना, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखना, विभिन्न डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो फेडरलिज्म का एक मुख्य उद्देश्य है कि देश को यूनाइट रखे, उसको सुरक्षित रखे। अब भारत के बारे में यदि भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो हम देखते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है। हालांकि उसके साथ साथ उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन देखते हैं हम कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। कौन सी वो चीज़ें हैं, वो लक्षण हैं, वो फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। फर्स्ट, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन ही पढ़ते हैं तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब हमारा मूल रूप से संविधान बना तो उसने हमें कौन सी व्यवस्था दी? 2-tier ऑफ गवर्नमेंट की, 2 स्तरीय हमें उसने शासन व्यवस्था दी। कौन से 2 स्तरीय? एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट कौन सी? केंद्रीय सरकार, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट भी हम उसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, वो किसको प्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो पूरे भारत देश को, हमारे पूरे भारत राज्य को वो रिप्रेजेंट कर रही है। लेटर द 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन फॉर्म पंचायताज एंड म्यूनिसपैलिटीज। देखिए, एक लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया भारत में हम देखने को मिलता है। लोकल गवर्नमेंट में जो स्थानीय सरकारों का एक स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया। ये जो मूल रूप से भारतीय संविधान जो बना तो उसमें ये 3rd tier नहीं था हमारा, ये बाद में आया 1992 73rd अमेंडमेंट में और 74th 2 अमेंडमेंट ये
आए और इनके थ्रू लोकल गवर्नमेंट की जो सिफारिशें की गई थी विभिन्न समितियों के द्वारा उनको डिस्कस करने के बाद, और फिर बलवंत राय मेहता एक कमेटी थी, उनकी जो रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे फिर ये थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पर आया और स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि जब मूल रूप से ओरिजिनली हमें क्या प्रोवाइड किया गया, टू टायर ऑफ सिस्टम किया गया, और समय के साथ जब लगा कि हाँ लोकल गवर्नमेंट की, क्योंकि महात्मा गांधी जी के भी थॉट्स में हम देखते हैं वो हमेशा जो लोकल गवर्नमेंट का है उसको अहमियत देते थे, और बहुत सारी समितियों ने भी ये सिफारिश की। तो ये थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म भी यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। The distribution of powers between the center and the state in the Indian Constitution, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, देखिए लिखित रूप से बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आएंगे, कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएंगे और कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government। कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे हम ये निर्णय लेंगे कि हाँ कौन सी विषय ऐसे होंगे जिन पर कानूनी रूप से शक्तियों का निर्माण केवल संघ सरकार कर सकती है, या कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का कानून का निर्माण करेगी। ये स्पष्ट रूप से स्पेसिफाइड है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये स्पेसिफाइड है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। तो ये हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 जो सूचियां दी गई, उन सूचियों के अंतर्गत ये डिवीज़न किया गया है ना। द फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कानून निर्माण कार्य कर सकता है? इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सच करेंसी। यूनियन लिस्ट में कौन से विषयों पर कानून निर्माण किया जाएगा, कैसे, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे इश्यूज होंगे, मुद्दे होंगे, विषय होंगे, जैसे डिफेंस, सुरक्षा का एक मुद्दा है, फॉरेन अफेयर्स, जितने भी विदेश नीति से संबंधित मुद्दे होते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि इन विषयों पर कौन कानून निर्माण कर सकता है? केवल संघ सरकार इन पर कानून निर्माण कर सकती है। These matters are included in the list as it needs a uniform policy throughout the country। ये कैसे विषय हैं कि पूरे जो देश है उनको उन पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सके, उस पर डिफरेंट पॉलिसी। मान लीजिए सुरक्षा का मुद्दा है, ऐसा नहीं कि वो साउथ की कंट्रीज़ के लिए अलग होगा, नॉर्थ की कंट्रीज़ के लिए अलग होगा, डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग होगा, नहीं, ये एक हमारा नेशनल इम्पॉर्टेंस का इशू है। तो इसे यही सोचकर कि इसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग किया जाए, यही सोचकर ये यूनियन लिस्ट में डाला गया। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list। इन विषयों पर जो हमारी संघ सरकार है अथवा केंद्र सरकार है वो अकेले कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। इसमें ये नहीं कि स्टेट इंटरफेयर करेगा या अदर कोई यूनिट इंटरफेयर करेगी। इस पर केवल कौन कानून निर्माण कार्य करेगा? केवल संघ सरकार। Earlier there were only 97 subjects, but presently it includes 100 such subject। मूल रूप से जब हमारा संविधान आया तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे? 97। लेकिन जो वर्तमान में हम देखते हैं तो 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं इसमें, 100 विषयों की। इसमें कुछ विषय 3 विषय ऐड किए गए बाद में। समयानुसार यदि ऐसा लगता है कि हाँ ये इश्यू हमें यूनियन लिस्ट में
ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या ऐड कर देना चाहिए, तो इसीलिए मूल रूप से क्या थे 97 और वर्तमान में 100 है। सेकंड देखते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये कौन से सब्जेक्ट्स रखती है? जो स्टेट, जो हमारे इकाई है, प्रांत है, लोकल इम्पोर्टेंस के जो हमारे स्थानीय या प्रांतों से संबंधित जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे विषयों पर राज्य सूची कानून निर्माण कर सकती है। और इसमें कौन से विषय मेजर रूप से हमारे कुछ आते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य और कृषि आदि संबंधी इनमें हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट। राज्य सूची में जितने भी विषय मेंशन किए गए हैं उन पर केवल राज्य कानून निर्माण कार्य करता है। यहाँ पर ये नहीं कि संघ सरकार का इंटरफेयर होगा या संघ सरकार आके राज्य सूची के कोई भी कानून निर्माण करेगी, नहीं। कौन कर सकता है? केवल राज्य सरकार करेगी। अर्लियर देयर वाज 66 सब्जेक्ट्स बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड 61 सब्जेक्ट्स। प्रारंभ में मूल रूप से जब संविधान आया तो ये इसमें कितने विषय थे? 66। लेकिन वर्तमान में जब आप देखते हैं तो इसमें संख्या घटी है और स्टेट लिस्ट में केवल 61 सब्जेक्ट्स हैं फिलहाल, जिस पर कि राज्य सूची कानून निर्माण कर सकती है। तो स्टेट लिस्ट में क्या है? केवल राज्य सरकार ही कानून का निर्माण करेगी। जो भी हमारे लोकल लेवल के स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर कार्य किया जा सकता है और संघ सरकार का इसमें इंटरफेयर नहीं होता। मूल रूप से 66 विषय थे और यदि अब हम देखते हैं तो 61 सब्जेक्ट्स इसमें हैं। थर्ड देखते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट को हम समवर्ती सूची भी बोलते हैं। समवर्ती सूची क्या है? इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये कैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स करती है? इस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हो। कॉमन इंटरेस्ट से मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट से भी हो एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में भी है। राज्य सरकार और संघ सरकार जो दोनों ही इन पर कानून निर्माण का कार्य करती है। ऐसे कौन से विषय है? सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन। एजुकेशन आपका एक ऐसा विषय है जिसमें संघ सरकार भी कानून निर्माण का कार्य करती है और राज्य सरकार भी कानून निर्माण कार्य करती है। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर दोनों ही कानून निर्माण कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन इंटरेस्ट के हैं और इस पे दोनों ही सरकारें कानून निर्माण कर सकती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति आ जाए। डिस्कशंस जब चल रहा होता है किसी इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटीज़ दी जाएगी, उसी के बात मानी जाती है इसमें। अर्लियर देयर वर ओनली 47 सब्जेक्ट्स। मूल रूप से इसमें क्या थे, केवल 47 विषय थे, बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 52 सब्जेक्ट्स। लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें विषयों की संख्या बढ़ाई गई है, मूल रूप से इसमें कम थी। तो कॉन्करेंटली समवर्ती सूची जिस पर कानून निर्माण का कार्य संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। मतभेद की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में संघ सरकार की बात मान्य होती है और 47 सब्जेक्ट्स इसमें मूल रूप से थे। वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं।
देखिए इन तीनों लिस्ट से अलावा एक और सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ इनको बोलते हैं। सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन इन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट कम अंडर द पावर ऑफ फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट एंड आर कॉल्ड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो यूनियन लिस्ट में नहीं आते हैं, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आते हैं, और ये किनके अंदर आते हैं, डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि इन पर कानून निर्माण का कार्य किसका होता है, केवल संघ सरकार अथवा केंद्रीय सरकार का। अब हम जुडिशरी का रोल देख सकते हैं, रोल ऑफ द जुडिशरी इन अ फेडरल सिस्टम। जो संघीय सरकार होती है उसमें जुडिशरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. जितने भी हमारे संवैधानिक उपबंध होते हैं और जो भी प्रक्रियाएं होती है उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने में जुडिशरी का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। यदि जुडिशरी को ये लगता है, देखिए भारतीय संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, यदि जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी या कानून निर्माण करने वाली कोई भी संस्था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लॉइट कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो बाधित हुई है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला गया है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुडिशियरी ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कर सकती है संबंधित कानूनी निर्माण संस्था को। वो बोल सकती है कि आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया है, तो आप दोबारा से इस चीज़ को देखें। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, नेक्स्ट हम देखें, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक ए डिसीजन। यदि कोई स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य, तो कोर्ट्स उसको क्या करता है, निर्णय प्रदान करता है ऐसी स्थिति में। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय levying taxes in order to carry on government and responsibilities assigned to each of them. जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको अपने रिसोर्सेज, टैक्सेस को ऑर्डर करने का क्या होता है, उनका कार्य होता है ये ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं उनमें से प्रत्येक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जुडिशरी का हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल यहाँ पर देखते हैं, जो कि शासन व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनली चलने के लिए बाध्य करती है, और यदि ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पर इंटरप्रेट करती है जुडिशरी। तो हमारा ये आज का टॉपिक था फेडरल सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस, ये फेडरल सिस्टम अपने आप में बहुत वाइड है, इसके टाइप्स ऑफ देखें तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सब पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।